हमारी कहानी की शुरुआत होती है एरियल से। एक युवा और महत्वाकांक्षी पत्रकार जो एक मीडिया हाउस के लिए काम करती है। उसका सपना है एक मशहूर लेखिका बनना, पर हालात उसके बिल्कुल उलट है। उसे लंबे समय से कोई बड़ी खबर नहीं मिल रही है और यही वजह है कि उसकी मैगजीन की बिक्री भी लगातार गिरती जा रही है। लेकिन फिर एक दिन एक आग लगाने वाली खबर एरियल के हाथ लगती है। 1990 के दशक का मशहूर पॉप स्टार अल्फ्रेड मार्टी, जो सालों पहले म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गया था, अब अचानक रिटायरमेंट से बाहर आकर अपने नए एल्बम के लॉन्च का ऐलान करता है। यह खबर सुनते ही मीडिया की दुनिया में भूचाल आ जाता है। हर न्यूज चैनल, हर वेबसाइट, हर अखबार बस उसी की बात कर रहा होता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि मार्टी अपने इस एल्बम लॉन्च से पहले केवल 6 खास मेहमानों को ही बुलाता है अपने निजी रेगिस्तान कंपाउंड में, जहां वो इस एल्बम को पहली बार प्ले करेगा। इन 6 लोगों में शामिल होते हैं एरियल, उसका बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर और एक पुराने जमाने के पॉपुलर रेडियो जॉकी। जब ये सभी उस रहस्यमय कंपाउंड में पहुंचते हैं तो माहौल देखने में तो बेहद आकर्षक और भव्य लगता है, लेकिन अंदर कदम रखते ही सबसे पहले इनसे उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले ली जाती हैं, यह कहते हुए कि इस जगह पर किसी भी प्रकार की डिजिटल चीज़ों की अनुमति नहीं है और वादा किया जाता है कि वापस लौटते समय सब कुछ लौटा दिया जाएगा। हालांकि एरियल को इस बात से बेचैनी होने लगती है। कुछ तो है जो उसे अंदर से खटक रहा होता है। शाम होते ही वहाँ एक शानदार पार्टी शुरू होती है। हर किसी को लगता है कि ये बस एक एल्बम लॉन्च का हिस्सा है, लेकिन पार्टी के दौरान एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। मार्टी एक रहस्यमय कल्ट का हिस्सा है। असल में कंपाउंड में मौजूद बाकी सभी लोग सिवाय इन 6 मेहमानों के उसी कल्ट के सदस्य हैं। वे सभी खुद को लॉयलिस्ट कहते हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनकी हरकतों में एक अजीब किस्म की सनक साफ दिखाई देती है। यहाँ मौजूद हर चीज, लोगों की नजरें, उनकी हरकतें, यह सब किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही होती हैं। एरियल को यह सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। उसी पार्टी में उसने तय कर लिया वह इस पूरे कल्ट की सच्चाई जान कर रहेगी। इस बीच दिखा जाता है कि कंपाउंड के अंदर इन मेहमानों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, यहाँ तक कि मसाज की भी। लेकिन तभी एक भयानक मोड़ आता है। जब आरजे आराम से मसाज करवा रहा होता है तभी कुछ अजीब लोग वहां पहुंचते हैं। उनके पास एक मशीन होती है और वे बेरहमी से उसकी हत्या कर देते हैं। हालांकि यह सीन ग्राफिक रूप से नहीं दिखा जाता, लेकिन इतना जरूर साफ हो जाता है कि यह जगह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। और अब एरियल को यकीन हो जाता है कि मार्टी ने इन सभी को किसी खास प्लान के तहत ही बुलाया है। अगली सुबह बचे हुए 5 लोगों के साथ अब हर वक्त कुछ लोग उनकी निगरानी करने के लिए लगाए गए हैं, जैसे बॉडीगार्ड नहीं बल्कि उनके साए हों। और एरियल जो पहले से ही असहज महसूस कर रही थी, अब इन निगरानी करने वालों से और भी ज्यादा चिढ़ने लगती है। जॉगिंग करते हुए एरियल की नज़र अल्फ्रेड पर पड़ती है, जो एक कलाकार की तरह अपनी पेंटिंग बनवा रहा होता है। उत्सुकता से भरी एरियल उसके पास जाती है और सवाल करती, मैं जानना चाहता हूँ ये तुम्हारा कल्ट आखिर काम कैसे करता है। मार्टी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ये सवाल तुम्हारा है या किसी और का। एरियल स्पष्ट कर दिया, मेरा मतलब है जैसे क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं, हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं और मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, तो तुम लोग किसकी इबादत करते हो? तुम्हारे कल्ट की आस्था किसमें है? इस पर मार्टी उल्टा उसे सवाल करता है, अगर कोई ग्रुप न किसी भगवान को मानता हो, न किसी रस्म को निभाता हो, तो तुम उसे क्या कहोगी? बातों ही बातों में मार्टी एरियल को एक खास जगह ले जाता है, एक बड़े से टैंक के पास, जहां एक व्यक्ति पागलों की तरह सीप खोल रहा होता है। वह इतने जुनून से काम में डूबा होता है कि उसका हाथ जख्मी हो जाता है, फिर भी वह रुकता नहीं। एरियल यह देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, इसका क्या मतलब है? मार्टी गंभीरता से कहता है, हम सब यही करते हैं, सैकड़ों सीप खोलते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई एक मोती निकले। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हर चीज बराबर नहीं होती और इस सच्चाई को स्वीकार करना अपने आप में एक अनुभव है। हालांकि एरियल को यह सारी बातें पूरी तरह समझ नहीं आती, लेकिन वह चुपचाप अपने कमरे में लौट जाती है। अगली सुबह जब वह तैयार हो रही होती है तो कई लोग उसके कमरे में पहुंचते हैं और बताया जाता है कि ये सभी लॉयलिस्ट हैं और उसे पार्टी के लिए तैयार करने आए हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी एक महिला लॉयलिस्ट उससे एक असामान्य सवाल पूछती है, क्या तुमने अपनी पर्सनल क्लिनिक कर ली है? एरियल हैरानी से कहती है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती जहां मेरी प्राइवेट चीजों पर नजर रखी जाए। लॉयलिस्ट शांत स्वर में जवाब देती है, देखा नहीं जाएगा, पर यह हमारा नियम है, चाहे मर्द हो या औरत, यहाँ व्यक्तिगत सफाई अनिवार्य है और मार्टी ने खास तौर पर इसके लिए हमें भेजा है। तैयारी के बाद एरियल और अन्य मेहमानों को एक पार्टी में लाया जाता है। वहाँ इस समय सिर्फ वही 5 बाहरी लोग मौजूद होते हैं।
मार्टी मंच पर आता है और अपना प्रदर्शन शुरू करता है। उसका डांस काफी बच्चों जैसा लगता है, लेकिन फिर भी सभी हंसते और माहौल हल्का बना रहता है। इसी दौरान एक महिला इन्फ्लुएंसर को अचानक तेज खांसी आने लगती है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वह खुद पर काबू नहीं रख पाती। स्थिति बिगड़ते देख मार्टी उसकी मदद करने की बजाय बाकी सभी को बाहर ले आता है और कहता है उसे अब कोई और देखेगा, चलिए हम लोग ताजी हवा लेने चलते हैं। जब सभी लोग बाहर आते हैं तो वे आपस में लायरिस्ट ग्रुप और मार्टी के कल्ट के बारे में चर्चा करने लगते हैं। इस पर मार्टी आगे बढ़कर समझाता है, हमारा कल्ट इस विचार पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर बन सकता है। अगर कोई इंसान कुछ नया खोजता है, पहली बार कोई चीज इजाद करता है, तो वो हमारे लिए एक भगवान के समान होता है। जैसे जिसने पहली बार घोड़े को नियंत्रित करने के लिए नाल बनवाई, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। बातों के बीच एरियल अपने बास को किनारे जाकर धीरे से कहती है, अगर मैं इस कल्ट पर एक लेख लिखूं तो हमारी मैगजीन को जबरदस्त हाइप मिल सकती है। लेकिन उसके बास को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता। इसी दौरान अचानक हवा में से एक तीर आता है और सीधा एरियल के बास को जा लगता है। दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग भागते हुए वहां आते हैं। उनमें एक छोटा लड़का सामने आता है और शर्मिंदगी के साथ माफी मांगता है, मैं तीर चलाना सीख रहा था, हाथ फिसल गया और तीर गलत दिशा में चला गया। एरियल उस लड़के की हिम्मत देखकर चौंक जाती है। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस सच्ची माफी थी। हालांकि उसके पास गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं आया। शाम को एरियल फिर से बाकी लोगों से मिलने जाती है। वह गंभीरता से कहती है, क्या आप लोगों को यह जगह थोड़ी अजीब नहीं लगती? उन्होंने हमसे हमारे मोबाइल, लैपटॉप और वो हर चीज ले ली जिससे हम बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकते थे। हो सकता है इन्होंने कहीं छिपे कैमरे और माइक भी लगा रखे हों, क्या पता हमारी बातें रिकॉर्ड हो रही हों। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग एरियल की बातों को मजाक समझ लेते हैं। वे उस पर हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मार्टी ने इतना बड़ा आयोजन सिर्फ इसलिए किया था कि हमारे फोन ले सके? एरियल को समझ आ जाता है कि ये लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे, इसलिए वह वहां से चुपचाप हट जाती है। मगर अब उसने खुद तय कर लिया था, उसे जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना होगा। अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं, वो अपनी सुरक्षा गार्ड से बचते हुए खिड़की से बाहर कूद जाती है। उसका पहला लक्ष्य था अपने फोन को ढूंढना। कंपाउंड से थोड़ी दूर उसे एक अजीब सी इमारत दिखाई देती है। उसे लगता है यही कुछ रहस्य छिपा हो सकता है। वह वहां दाखिल होती है और देखती है कि यह जगह बाहर से तो बार जैसी लगती है, लेकिन भीतर का दृश्य भयावह होता है। कई जानवरों के कटे हुए सिर और अंग रखे हुए थे। यह देखकर एरियल को यकीन हो जाता है कि यह कल्ट सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं, बल्कि किसी गहरे और खतरनाक रिचुअल का हिस्सा है, जहां बलि जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं। हालांकि एरियल पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसका असली मकसद अभी बाकी था, अपने फोन और लैपटॉप को ढूंढना। काफी देर तक तलाशने के बाद उसे एक कोने में रखी एक बास्केट में कुछ डिवाइस दिखाई देती हैं, पर जल्दी से पास जाकर देखती है ये वही मोबाइल्स और लैपटॉप थे जो उनकी एंट्री पर ले लिए गए थे। लेकिन यहीं एक और चौंका देने वाला राज छुपा था। एक लाश। कैमरा जूम करता है और हमें दिखता है कि यह लाश आरजे का है, जिसे फिल्म की शुरुआत में ही मार दिया गया था। उसकी बॉडी वहीं छुपा कर रख दी गई थी। हालांकि एरियल को यह दिखाई नहीं देता, लेकिन माहौल की घुटन और डर से उसका चेहरा साफ बता रहा था कि अब वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। डर से कांपती एरियल तेजी से अपने कमरे में चली जाती है, अपना सामान समेटती है और सीधे मार्टी के पास पहुंचती है। मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है, वो दृढ़ता से कहती है। मार्टी थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? डराया है क्या? एरियल उसकी बातों को अनसुना कर सीधे सवाल करती है, आरजे कहाँ है? मार्टी के जवाब देने से पहले ही उसका असिस्टेंट बोल पड़ता है, वो डिनर के लिए तैयार हो रहा है। और उस इन्फ्लुएंसर का क्या हुआ जिसे उस दिन खांसी हुई थी? एरियल फिर पूछती है। मैं अभी उसे अस्पताल से उसके कमरे में छोड़कर आया हूँ, असिस्टेंट जवाब देता है। अब वो पहले से ठीक है और आज शाम को जो बच्चों का पेट शो होगा उसमें शामिल होगा। एरियल को इन जवाबों में कोई तसल्ली नहीं होती। वो सख्ती से दोहराती है, मुझे अभी जाना है। मार्टी थोड़ा गंभीर होता है, क्या तुम मुझे बताएगी भी कि आखिर हुआ क्या है? मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, एरियल साफ कहती है, बस जाना है अभी के अभी। मार्टी का दूसरा असिस्टेंट बीच में टोकता है, इस वक्त बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, सभी गाड़ियां शहर की तरफ जा चुकी हैं, कम से कम 40 मिनट तक यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। मार्टी धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन बच्चों का दिल मत तोड़ो, बस उनका परफॉर्मेंस देख लो फिर चले जाना। तभी एक छोटी बच्ची एरियल के पास आती है, मासूम आंखों से उसे देखती है और कहती है, प्लीज रुक जाओ, मेरी परफॉर्मेंस देख लो। एरियल की मजबूरी बन जाती है, वह चाहकर भी मना नहीं कर पाती और चुपचाप हाँ कह देती है। शाम होती है और पपेट शो शुरू होता है, लेकिन यह कोई आम शो नहीं था।
स्टेज पर न तो रंग बिरंगी गुड़िया थी, न ही बच्चों वाला संगीत, बल्कि वहां मरे हुए चूहों को पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। पपेट शो के दौरान जब 6 मरे हुए चूहों को स्टेज पर अलग अलग तरह से हिलाया जा रहा था, तब एरियल को महसूस होता है कि ये चूहे महज प्रतीक हैं। वे उन 6 मेहमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो हाल ही में यहाँ आए थे। एरियल, उसका बॉस, आरजे और बाकी लोग ये समझकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसका चेहरा शांत रहता है। उसी दौरान वह जिस बिन बैग पर बैठी थी उसमें कुछ हरकतें होने लगती है। घबरा कर वह तुरंत उड़ती है और तभी बैग फटता है। उसमें से कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़की निकलती है, जिंदा एमिली, वही इन्फ्लुएंसर जो कुछ दिन पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। अब वह एमिली नहीं रही थी बल्कि एक भयानक प्राणी बन चुकी थी। उसके चेहरे और शरीर पर कई जगहों पर असामान्य सूजन थी। उसकी आंखें और जुबान गुब्बारे की तरह फूल चुकी थी। उसका चेहरा देख कोई भी डर से कांप उठे। एरियल के चेहरे पर घबराहट और गुस्से का मिश्रण था। वह सीधे मार्टी से पूछती है, इसका क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने? मार्टी बिल्कुल ठंडे अंदाज में जवाब देता है, इसने गलती से एक केमिकल पी लिया था। ये केमिकल शरीर के उन हिस्सों को खोलने पर मजबूर करता है जिनमें पानी अधिक होती है। यह कहकर वह एमिली के पास जाता है और उसकी सूजी हुई आंखों को हल्के से छूता है। अगले ही पल वह आंखें गुब्बारे की तरफ फट जाती हैं और उसका तरल सीधे मार्टी के चेहरे पर गिरता है। मार्टी को इससे इतनी घिन आती है कि वह गुस्से से चीख पड़ता है। अब जाकर बाकी मेहमानों को एहसास होता है कि एरियल सच कह रही थी। इस जगह में वाकई बहुत कुछ भयानक हो रहा है। वो सब घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइलिस्ट तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं। बिना किसी चेतावनी के 2 लोगों, एरियल के एक साथी और उसके बॉस को बर्बरता से मार दिया जाता है। चाकुओं से उनके पेट पर बार बार वार किया जाता है जब तक उनकी सांसें थम नहीं जाती। अब बारी एरियल की थी, लेकिन जैसे ही लाइलिस्ट उसे पकड़ता है वह ताकत लगाकर उसे धक्का देती है और मौके का फायदा उठाते हुए खिड़की से छलांग लगा देती है। बचने की कोशिश में वह पास के एक सुनसान घर में जाकर छुपती है, लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था। यह इन लाइलिस्ट का म्यूजियम था। अंदर उसकी नजरें एक के बाद एक खौफनाक चीजों पर पड़ती है। आरजे का कटा हुआ सिर, वहीं जहरीला केमिकल जिससे एमिली को मारा गया था, और साथ ही पार्टी की सजावटें। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये लाइलिस्ट इन मेहमानों को मारकर कोई अजीब सेलिब्रेशन करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती है, गार्ड खिड़की से घुसकर बाथरूम में जाता है। वह एरियल को बालों से खींचकर घसीटता है और फिर उसके सिर पर इतनी जोर से वार करता है कि वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। जैसे ही एरियल को होश आया, उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा पाया। उसके पास उसकी एक साथी भी बंधी हुई थी। उनके सामने मार्टी और उसके सभी समर्थक किसी अजीब उत्सव की तैयारी में खड़े थे। सबके हाथ में शैंपेन थी, लेकिन उस बोतल में जहर मिला हुआ था, एक ऐसा जहर जिसे वे सब मिलकर एक धार्मिक अनुष्ठान की तरह पीने वाले थे। इन्हीं लोगों में से एक लड़की एरियल को की साथी को जहर भरी शैंपेन पिला देती है। जब बारी एरियल की आती है तो वह लड़की अजीब तरह से सहम जाती है। वो सबके सामने दिखाती है कि जैसे वो एरियल को जहर पिलाने वाली है, लेकिन असल में चुपचाप उसकी रस्सियां खोल रही होती है ताकि वह वहां से भाग सके। इसी दौरान गलती से उसका पैर एक जले हुए दीपक पर टकरा जाता है, जिससे आग फैल जाती है और मंच पर हड़कंप मच जाता है। यहाँ तक कि मार्टी के कपड़ों में भी आग लग जाती है और वह जलते हुए खुद को बचाने की कोशिश में इधर उधर दौड़ने लगता है। यह पूरा हंगामा एरियल के लिए मौका बन जाता है। वह तुरंत भाग खड़ी होती है और उसे वहीं में पास में एक बाइक मिल जाती है। बाइक उठाकर वो तेजी से उस जगह से निकल जाती है और अपनी जान बचा लेती है। अगली सुबह वह पुलिस के साथ उस जगह पर लौटती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि मार्टी कहीं भागने के बजाय वहीं मौजूद होता है, पियानो बजाते हुए। उसके सामने कल मारे गए 5 लोगों की लाशें रखी होती हैं। बाकी सभी अनुयायी यहाँ से लापता हो चुके होते हैं। पुलिस मार्टी को गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ 5 लोगों की हत्या का मामला दर्ज करती है। इसके साथ ही सीन कट होता है और कहानी में 2 साल का समय बीत जाता है। अब एरियल एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी होती है। उसका उपन्यास लाखों की संख्या में बिक चुका है और वह एक रेडियो शो पर अपने जीवन के अनुभव साझा कर रही होती है। असल में उसके उपन्यास में मार्टी के रहस्यमयी कल्ट की पूरी सच्चाई लिखी गई थी और यही किताब उसकी शोहरत की वजह बनी थी। लेकिन एक दिन मार्टी का वकील उससे संपर्क करता है और मिलने की इच्छा जाहिर करता है। एरियल पहले तो चौंकती है, लेकिन वह खुद भी कई सवालों का जवाब जानना चाहती थी, जैसे कि बाकी सारे अनुयायी कहाँ गए, वे लोग अचानक कैसे गायब हो गए। एरियल जेल में मार्टी से मिलने जाती है और सबसे पहले सवाल करती है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? मार्टी शांत स्वर से जवाब देता है, क्योंकि वो कलाकारों का अपमान करते थे। हमारे कल्ट में आर्टिस्ट को भगवान जैसा दर्जा दिया जाता है। जब एरियल बाकी अनुयायियों के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि वे सभी अब दुनिया के आम लोगों के बीच छुपे हुए हैं और अपने कल्ट को फैलाने में लगे हुए हैं। अंत में मार्टी एरियल की ही किताब दिखाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, थैंक्स।
यह देखकर एरियल स्तब्ध रह जाती है। अब उसे समझ आता है कि उसने अपनी किताब के जरिए उस कल्ट को कितना प्रचार दे दिया था। यह सब एक पहले जैसे सोची समझी चाल हो और वो खुद उस खेल की मोहरा बन चुकी थी। असल में जो कुछ भी हुआ, एरियल का अपने बॉस के साथ उस रहस्यमय जगह तक पहुंचना, वहां मौजूद सब कुछ गौर से देखना, लोगों की एक एक करके मौतें और अंत में उसका बच निकलना, यह सब मार्टी की गहरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मार्टी चाहता था कि एरियल इस सब के बारे में लिखे, और जब वो लिखे तो उसकी कहानी दुनिया भर में फैले, ताकि उनका कल्ट छुप कर नहीं खुलकर सांस ले सके। जब एरियल को यह सच्चाई पूरी तरह समझ आ जाती है तो वो भीतर तक टूट जाती है। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी लेखनी एक खतरनाक समूह का प्रचार बन जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी किताब ने वो कर दिखाया था जो मार्टी चाहता था। मार्टी को भी अब इस खेल का पछतावा हो रहा था, शायद इसलिए कि उसने एरियल को मोहरा बनाकर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाया था। उस आखिरी मुलाकात में एरियल ने उससे सीधा सवाल किया, आखिर मैं ही क्यों और कोई क्यों नहीं? मार्टी मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम दुनिया जैसी नहीं थी। तुम्हें पैसे, नाम, पहचान जैसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। तुम साफ दिल की थी और हमें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो दिल से लिखे, झूठ नहीं, सच्चाई के साथ। तुमने वही किया और तुम्हारा धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हमारा कल्ट हर कोने तक पहुंच गया है और लोग खुद आगे आकर इसका हिस्सा बन रहे हैं। यह सुनकर एरियल जैसे बर्फ में जम गई। उसकी आंखों में सूनापन था, अपराध बोध, पछतावे और बेबसी से भरा हुआ। इन्हीं भावनाओं के साथ कैमरा एरियल के उस चेहरे पर रुकता है जहां सन्नाटा चीख रहा होता है, और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।